अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब श्रीलंका के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने श्रीलंकन हम मनसब से भी मुलाकात की है। कुछ और भी मुलाकातें उनकी स्केजुअल हैं। इस दौरे से मुतालिक भी जिक्र करेंगे। सेनेट इलेक्शन को लेकर एक अहम पेशरफ्त हुई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। शेख परवेज़ रशीद ये कहते हैं कि जो पहले मैं काम करता रहा हूँ वही करता रहूँगा और सारी ज़िंदगी यही काम किया है। उनकी न्यायाली से मुतालिक भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर में मुलाकात की थी अपने पार्टी रहनुमाओं से, जो अरकान असम्बली हैं उनसे। ख़बर ये है कि 20 लोग मुलाकात के लिए नहीं आए। सेनेट इलेक्शन के तनाजुर में इन 20 लोगों का ना आना कितना आम है। कुछ और भी लोग हैं जिनके शिकवे जो PTI से हैं, वो मौजूदा हुकूमत से, अपनी लीडरशिप से उनके शिकवे सामने आ रहे हैं। इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, जो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मामला रहा, जिसको डस्का का इलेक्शन है, और इस इलेक्शन को लेके आज इलेक्शन कमीशन में समाअत भी हुई। PTI से उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सीनियर और मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया डार साहब, आपके वक्त का। आपकी तरफ आते हैं निज़ामी साहब। आज रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना बयान जमा करवाया है और 2-3 जो अहम निकात हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि 1:45 बजे तक 305 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे। 3:30 बजे तक 337 के आ चुके थे। उसके बाद 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए। 19 के नंबर बंद थे। एक को कॉल कर रहे थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। DPO का नंबर बंद था, उनसे रब्ता नहीं हो सका। और बादियुन नज़र में लगता है कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिज़ल्ट में टैंपरिंग की है। सवाल निज़ामी साहब ये है कि ये प्रिजाइडिंग अफसरान को कौन लेकर गया था और ये कैसे गायब हो गए? हाँ, इसका जवाब तो हुकूमत की तरफ से ही आ सकता है कि किसने किया और क्यों कर किया, लेकिन ये बड़ी यूनिक बात है और एक ऐसी हुकूमत के ज़ेर तमाम जो बड़ा फ़ख्र करती है ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, और अभी भी सेनेट के इलेक्शन के मामले में ओपन बैलेट पे जो मसला चल रहा है वो भी इसी पस मंज़र में। तो देखना तो पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल इनफेक्टिव साबित हुआ है। और अब दरअसल मसला है जो डार साहब से मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो आपकी पार्टी तो कह रही है कि जी वो जितने 25 हज़ार जो वोट की बनते हैं, कितने हल्के हैं यार, वो 20 पोलिंग स्टेशन पे PTI चाह रही है कि री इलेक्शन करवा दें। वहाँ री इलेक्शन करवा दें। एक ये भी है, PMLN कह रही है कि सारे इलेक्शन कराएं। तो ये रवायत चल पड़ी। यहाँ तो फिर कोई भी इलेक्शन ले उड़ेगा इस तरह और कहेगा ये इतने में यूँ करा लें या ये करा लें, जिसकी पलड़ा भारी होगा वो प्रिवेल करेगा। डार साहब, बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमें खुशी है कि अब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आ चुका है। और जहाँ तक RO की स्टेटमेंट की बात है, RO ने तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस स्टेटमेंट की भी नफ़ी की है जिस पे एक चार्जशीट हमारे ऊपर रखी जा रही थी जी के जो प्रेस रिलीज़ आई जी के इंतज़ामिया राब्ते में नहीं है, इंतज़ामिया तावन नहीं कर रही। तो ये जब आज वहाँ प्रोसीडिंग्स थी और उनसे बाकायदा पूछा गया RO से कि क्या आपसे इंतज़ामिया राब्ते में थी, तो उसने तो इलेक्शन कमीशन का जो एक सारी कमेटी थी उसके सामने उसने बाकायदा कहा है कि जी मेरे साथ तो इंतज़ामिया राब्ते में थी। अब जहाँ तक बात देखें इन 20 पोलिंग स्टेशंस की है, वो जो एक बयानिया PMLN या अपोजिशन का है जी कि इनको अगवा कर लिया गया या ये गायब हो गए, मैं ख़ुद वहाँ RO ऑफिस में मौजूद था और जो आए वहाँ मेरे सामने भी आए, वहाँ मुस्लिम लीग नून की भी क़यादत बैठी थी, तो उन तमाम के सामने आके उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात बताई। अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड ऑफ द डे अमला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इस इलेक्शन में 400 से 500 के करीब रेंजर्स के जवान भी थे, पुलिस भी साथ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इलेक्शन को मैनेज कर रही थी और सारे इंतजाम देख रही थी। अब जब उनके बयान सामने आ चुके हैं और कोई एक भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर निज़ामी साहब ऐसा नहीं जिसने ये कहा हो कि मुझे अगवा कर लिया गया या मुझे कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट अगवा करके ले गए या मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे किसी दूसरी जगह ले जाया गया, अब तो उनके तमाम बयान सामने आ चुके हैं। अब जो असल चीज़ है, जो PMLN की उम्मीदवार हैं, उन्होंने कोई फॉर्म 45 अपनी जमा कराए हैं और वो फॉर्म 45 जो RO के पास हैं उसमें जो फ़र्क आ रहा है उसकी वो सारी चीज़ें सामने रखी जा रही हैं। ये तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला करेगा कि जो चीज़ें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दी हैं या जो नून लीग के उम्मीदवार ने दी हैं उसकी रोशनी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़र्क है।
लेकिन जो मैं ख़ास बात आपके और कौम के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है निज़ाम साहब, ये वो एप्लीकेशन है, मैं वहाँ ख़ुद मौजूद था जब आरओ ऑफिस में नुशीन साहिबा ने तकरीबन रात 3:30 बजे मुतालबा किया जी कि 23 बिंग स्टेशन हैं वो मशकूक हो चुके हैं और हम इसके नताइज नहीं मानेंगे। 337 के नताइज वो मान रहे थे क्योंकि उसमें वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार से शायद जीत रहे हैं। तो ये 23 पोलिंग स्टेशन अलग कर दिए जाएं या इसके ऊपर रीपोल कराया जाए। अब जब इन्होंने एक मनसूबाबंदी के तहत सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत डस्का इलेक्शन बिल्कुल क्लोज इलेक्शन था, कांटेदार मुकाबला था, उसको मतनाज़ा बनाने के लिए इन 23 पोलिंग स्टेशंस किया इन्होंने उंगलियां उठा दी और कहा कि हम इनके नताइज नहीं मानेंगे। इसकी बुनियाद पे कल आपने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी ट्वीट आया और हम भी फिर इन्हें कह रहे हैं चलिए ठीक है, आज जो इलेक्शन कमीशन में बात हुई कि इनके ऊपर रीपोल के लिए हम तैयार हैं। अगर ये समझते हैं कि यहाँ धांधली की गई है, यहाँ नताइज तब्दील किए गए हैं और आज नून लीग ने अपने इस बयान हल्फी से मैं कहना चाहता हूँ जो मोहतरमा नुशीन साहिबा ने 3:30 बजे खुद साइन शुदा इनका लिखा हुआ है बकायदा, अगर मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, ये अगर आप देखेंगे उनके साइन हैं जी। जो जमात और जिस जमात का उम्मीदवार अपने ही बयान और साइन शुदा डॉक्यूमेंट से राय फरार आज इख्तियार कर गया है और कहते हैं जी सारे हल्के में इलेक्शन करा दें। अगर ये 337 जिस पे इन्हें कोई चैलेंज नहीं था या इनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे वहाँ जीते भी हैं और ये अब कहना जी सारे इलेक्शन में करवा दें, क्योंकि ये एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हम कभी भी इन 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने इन 23 पोलिंग स्टेशन का केस उठाया और अब हम जब तैयार हैं निज़ामी साहब तो ये नून लीग भाग रही है। ये मैं एक सादा सा सवाल कौम के सामने रखना चाहता हूँ, अगर ये संजीदा थे, अगर ये वाकई समझ रहे थे यहाँ कोई गड़बड़ है तो आज भाग क्यों रहे हैं फिर ये यहाँ से? डार साहब ये तो सारी साजिश जो है ये PMLN की पकाई हुई है कि उन्होंने जब देखा कि वो हार रहे हैं तो उन्होंने ये स्वांग रचाया, लेकिन इसमें जो फॉर्म 45 नहीं दिया गया ये आखिर उनको किन्होंने हवा किया ये भी नहीं अभी तक पता लगा। कुछ इसमें बड़े लूज एंड्स तो हैं ना जनाब। देखिए अब इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सारी एक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है वो अब फैसला करेगी निज़ामी साहब। लेकिन अब ये जो फॉर्म 45 लेके आए हैं उसमें किसके ऊपर थंब इम्प्रेशन है, किसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं नहीं हैं, टेम्पर्ड हैं नहीं हैं, अभी तो ये सारा बादिल नज़र में बात की जा रही है। कल हमने भी दस्तावेज़ात जमा करानी है, उनको भी कहा गया है कि वो मज़ीद दस्तावेज़ात जमा करवा दें। परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा। मैं आपके प्रोग्राम में जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे और रीपोल जो कि इनकी डिमांड है 20 है या 23 हैं उसके लिए हम तैयार हैं। अब एक सिर्फ इलेक्शन को देखें, अगर रियासती मशीनरी का ही इस्तेमाल करना था निज़ामी साहब तो फिर वजीराबाद में भी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते, फिर वहाँ भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब होते, नौशहरा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब होते, वहाँ हम रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते। कहाँ लिखा है कि जी इस वक्त से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आएंगे तो ये रिजल्ट्स ठीक माने जाएंगे। निज़ामी साहब मेरा अपना इलेक्शन 2018 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने खुद आरओ को इसी तरह एप्लीकेशन दी जिस तरह मोहतरमा ने दी। 34 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगले दिन दोपहर 4 बजे बैग्स लेके आते हैं, तो वहां तो उनका प्रोविजनल जो रिजल्ट है आरओ अनाउंस कर देता है और बकायदा ख्वाजा आसिफ का नोटिफिकेशन भी कर दिया जाता है। सर वो तो डॉक्टर साहब वो तो एक लंबी कहानी आपका इलेक्शन। ये आपने अभी बात की कि आरओ ने आज कहा कि इंतजामिया ताउन में थी, लेकिन जो हमारे पास स्टेटमेंट आरओ की रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पूछने पे कि क्या आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वायरलेस पर राब्ते की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि डीएसपी को हिदायत की लेकिन डीएसपी से वायरलेस पर राब्ता नहीं हुआ। फिर इसी तरह जो पंजाब के मेंबर है इलेक्शन कमीशन के, जब उन्होंने पूछा कि आपने अफसरान की लोकेशन मालूम की तो रिटर्निंग अफसर ने कहा कि डीपीओ से राब्ता करने की कोशिश की, उनका नंबर बंद था, उनसे राब्ता नहीं हो सका। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आज आरओ ने कहा कि इंतजामिया राब्ते में थी और इंतजामिया ताउन कर रही थी? देखें, आरओ साहब ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर उनके साथ बैठे हुए थे कमरे में
और पूरे इलेक्शन में इंतज़ामिया का तावन उन्हें हासिल था। मैं इन 15-20 पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ। बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आरओ साहब से ये भी सवाल किया कि आप तो मुझे इलेक्शन की रात कॉल करके कह रहे थे जी कि मुझे यहाँ हालात इतने ख़राब हो गए हैं, यहाँ रेंजर चाहिए, यहाँ पुलिस चाहिए, तो अभी आपका जो बयान है कि भी मेरे साथ तो इंतज़ामिया और सारे तावन कर रहे थे हर मामले में, तो आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपके सामने ये चीज़ रख रहा हूँ कि आरओ साहब ने भी जो उस वक्त जो भी आधी रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की, वो और लोग भी बैठे थे, वकला बैठे थे, मीडिया के लोग थे, ये तो ओपन बात हुई है आज। तो उसमें तो आरओ साहब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया है जी कि कोई ऐसा है, वहाँ हालात ऐसे खराब नहीं थे कि इंतज़ामिया बिल्कुल ही सारा दिन उनके साथ तावन नहीं कर रही थी, चाहे वो पुलिस थी, रेंजर थी, या जो भी वहाँ इलेक्शन कराने के जिम्मेदारान थे। अब जहाँ तक ये 18 की बात है या 20 की बात है, किसका मोबाइल चल रहा था, किसका नहीं चल रहा था, वो सारी चीज़ें तो अब इलेक्शन कमीशन ने तय करनी है। हमारा तो मुतालबा ये था, देखें इलेक्शन एक्ट 2017 का जो रूल है, 84 को ले लें, एक्ट 92 को निज़ामी साहब ले लें, वो यही कहता है कि जब आपके पास सारे फॉर्म 45 आ गए, आपके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने आपको 45 दे दिए, आपको प्रोविजनल रिजल्ट अनाउंस करना है। हमारा तो सिंपल मुतालबा ये था, अगर कोई भी धांधली के वाले से या जो भी इनके तहफ़्ज़ात हैं, वो किसी भी ट्रिब्यूनल में जो असल फोरम्स हैं वहाँ जाकर सारी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ये एक कानूनी मौजूद है हमारा हक, उसके बावजूद हमने इन्हें ऑफर की है कि आए 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हम रीपोल कर लेते हैं और जो भी नताइज होंगे हमें मंजूर होंगे। इससे बेस्ट ऑफर हम क्या दे सकते हैं कि हम अपना कानूनी हक विड्रॉ कर रहे हैं। अगर माजी में आप देखें, अगर इलेक्शंस में बेज़ाब्तगियां हुई हैं तो उसके ऊपर तो नोटिफिकेशन ही हुआ है। जी हाँ, लेकिन यही मेरा सवाल है कि ये आया ये कानूनी तौर पे ऐसे हो सकता है जो ऑफर है पीटीआई की। दूसरे आपने ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र किया, वो उनके साथ तो आपका तजर्बा बड़ा वसी है इस मामले में कि इलेक्शन पे आपने जो भी चार्ज हुई कोई वो कामयाब नहीं हुई। तो अब वो ये कहा जाता है कि अब जो भी उनकी साथ हो रहा है उसके पीछे भी आपका को हाथ है, ये बात ठीक है? देखिए, अब मुझे बात करनी पड़ेगी निज़ामी साहब, मैंने कोई कुशमैला तारक के अकाउंट में 14 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे? क्या मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि दुबई से ये पैसे हैं, ये मेरी सैलरी है जो तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए, और ये असासा मैंने इस सैलरी से लिया है? ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने नैब के अंदर खुद बयानात दिए हैं। अब जब वो चेक किया जाता है, पता चलता है जी ना कोई सैलरी थी, और जिसके अगेंस्ट ये एक असासा भी बता रहे हैं जी इतने करोड़ का असासा मैंने सैलरी से लिया। बाकी जो मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंट्स में वो खुद करते रहे हैं। 1 अरब रुपए से ज़्यादा मशकूक ट्रांजैक्शनें, 45-50 के करीब बेनामी अकाउंट्स, फिर ये मीर एंड कंपनी जो इन्होंने बना रखी थी जिसकी आड़ में ये सारा कुछ हो रहा था। तो ये सारा शरंतर तो ख्वाजा आसिफ ने खुद रचा रखा था। ना ही मुझे उनसे कोई ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है। हम सियासत में इलेक्शन पे यकीन रखते हैं। मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 2023 के इलेक्शन में ख्वाजा साहब ही कंटेस्ट करेंगे सियालकोट से PMLN की तरफ से। मैं तो हल्के में हूँ, हल्के के लोगों के काम कर रहा हूँ, जिस हद तक मुमकिन है सियालकोट के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ ताकि अगला इलेक्शन हम कंटेस्ट कर सके। मुझे तसल्ली ख्वाजा आसिफ साहब को इलेक्शन के मैदान में हरा कर होगी, इस तरह की हरकतें करके नहीं। आज अगर ख्वाजा आसिफ साहब एहतसाब के शिकंजे में हैं तो वो अपने माली मामलात की वजह से हैं, मैं यही कह सकता हूं। हाँ जी, ये तो डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन जो उनके ज़ाती मसले हमें उनसे क्या सरोकार। बहरहाल ये बताइए कि ये जो ओवरऑल इलेक्शन का जो तासर हुआ है बाई इलेक्शंस का, वो कोई इस किस्म का गया है कि PTI की कोई जो मकबूलियत थी जो 2018 में, उसमें कोई फ़र्क आ गया, वो कम हो गई है इलेक्शन रिजल्ट से, ये तासर कुछ लोग ले रहे हैं। आपकी क्या इस बारे में ओपिनियन है कि ये ऐसे ही है या बिल्कुल ऐसा नहीं है और ये गलत तासर दिया जा रहा है? देखिए निज़ामी साहब, जहाँ तक पंजाब के 2 बाई इलेक्शंस की बात है, हम मुतमिन हैं। वो इसलिए देखें, वज़ीराबाद की इलेक्शन जो है PP 53, हम वो
4 से 5 हज़ार वोटों से हार ज़रूर गए हैं, लेकिन 2018 के इलेक्शन में हमें 29 हज़ार तकरीबन 27 हज़ार के करीब हमें वहाँ वोट मिले थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें 48 हज़ार वोट मिला है, 21 हज़ार के करीब हमारा बैंक वोट वज़ीराबाद की सीट पे ऊपर गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो PMLN ने 60 हज़ार वोट लिए थे निज़ामी साहब 2018 में, जो कि 53,000 अभी निकले हैं, प्लस PDM इनके साथ है। मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूँ ये हमारा मुकाबला पंजाब में अकेली नून लीग से नहीं है, 11 जमातें मिलकर PTI के मुकाबले पे ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं। इसी तरह अगर डस्का में देखें 60 हज़ार वोट थे हमारे 2018 में, PMLN के 1,01,000 थे। अगर हम PMLN की ही स्टेटमेंट मान लें जो वो कहते हैं जी 337 पोलिंग स्टेशन पे रिकॉर्ड ठीक है, 27 को एक तरफ रख दें, तो हम 94,337 पोलिंग स्टेशन में तकरीबन ले चुके हैं। उससे क्या जाहिर किया जाता है कि 34 हज़ार तो यहाँ ही ऊपर है। अगर 23 पोलिंग स्टेशन का भी रिजल्ट बाद में डाल लें तो 50 हज़ार के करीब हमारा बैंक वोट डस्का सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में ऊपर गया है। तो सेंट्रल पंजाब में हम सीट एक वजीराबाद की आ रहे हैं, हमारा मानना डस्का की हम जीते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमारा बैंक वोट ऊपर जा रहा है, लोगों का एतमाद ऊपर गया है। सीट अगर हारना या जीतना, निजामी साहब आप अगर सीट जीतते हैं तो आपकी एक पार्लियामानी पोजीशन पार्लियामेंट में या सूबाई असेंबली में मजबूत होती है। जी जी। लेकिन एंड ऑफ द डे आपने देखना होता है कि वोटर टर्नआउट क्या है, बैंक वोट क्या है, नंबर ऑफ वोट्स क्या है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह PTI ऊपर गई है। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके। अब ये दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है या आवाम का एतमाद वाकई बड़ा है। ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि नून लीग पूरे हल्के में इलेक्शन क्यों जा रही है, 20 जो पोलिंग स्टेशन है उन पर रीपोलिंग की हिमायत क्यों नहीं कर रही। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, नून लीग चाहती है, जो डस्का का मामला है, कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन हो और PTI चाहती है कि 20 जो पोलिंग स्टेशन है उन पर रीपोलिंग हो। नून लीग को क्या अमर माने हैं? अगर रीपोलिंग होती है तो ये सीट खो देंगे निज़ामी साहब? नहीं, देखें ये तो कानून के मुताबिक होगा ना। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि आया एक ज़िमनी इलेक्शन है। अब ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी एक ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे आप अंडर वॉट लॉ, या तो सारा इलेक्शन ही का नदम करार दिया जाए जो कि एक केस बन सकता है, या कोई इसको फिर इसमें 20% रिजल्ट निकाल के अनाउंस करेंगे। मेरा तो ख्याल है कि इसमें चाराकार ही कोई नहीं सिवाय कि इसको असर नौ किया जाए। जी मिफ्ता साहब, मैं तो कानूनी माहिर नहीं हूँ, आप भी माहिर इक़्तिसादियात तो हैं कम अज़ कम। ये बताइए कि ये को लगता है आपको कि इसमें कोई ये PTI का जो ये ऑफ़र है इसमें कोई जान है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? शुक्रिया निज़ामी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि सारा दिन हम देखते रहे टीवी पे कि फायरिंग होती रही, अली मल्ली साहब के मौजूदगी में उनके वरकरान फायरिंग करते रहे। आपने देखा है कि PTI के वरकरान ने घेराव डाला पोलिंग स्टेशंस का और कहा कि यहाँ पे पोलिंग नहीं होने देंगे। 5 घंटे तक कई पोलिंग स्टेशंस पे, 3-4 पोलिंग स्टेशंस पे 5 घंटे तक पोलिंग रोकी रही पुलिस ने। उस्मान डार साहब एक पोलिंग स्टेशन में 4 घंटे तक खुद इन्होंने कहा है कि वो बैठे रहे। तो जब इस किस्म की बेकायदगियाँ हो जाएं 12, 15, 20 पोलिंग स्टेशंस पे, ये उन 20 के अलावा है जो कि किडनैप हुए, जो कि अबडक्ट, तो फिर ये बात तो तस्लीम करेगी ना कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या ECP की रेट नहीं चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अपना कर रही थी वो कर रही थी। इसके अंदर फिर अगर आप सिर्फ 20 उस पर करते हैं पोलिंग स्टेशंस, और जो उन पोलिंग स्टेशंस पे नहीं करते पोल, जहाँ पे हम समझते थे कि हम बहुत लंबी लीड रन अप कर देते अगर हमको वोटिंग करने दी जाती है हमारे वोटरों को, अगर आप लाइन को 4-4 घंटे तक रोक देते हैं तो वोटर छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर आई थिंक बेईमानी हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि पंजाब हुकूमत से की सरजनिश भी हो और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो डायरेक्टली अपने कंट्रोल के अंदर रख के फिर से री इलेक्शन कराए। यही मेरे ख्याल से इसका जो है वो मैं समझता हूँ कि इसका
एक मुस्बत और मुनसिफाना और जमहूरी हल है। अच्छा मिफ्ता साहब, आप सेनेट में बड़े सरगर्म हैं। ये जो अब ओपन बैलेट वाला मामला है, अब कल कहते हैं शायद कि ये इसके अंदर मामला जो है वो किसी कंक्लूजन पर नहीं तो खात्मे तो पहुंचेंगे कि ये जो हेयरिंग है। तो क्या लगता है आपको इसमें कि क्या ऑप्शंस हैं, और क्या अगर ये जो ओपन बैलेट वाला ऑप्शन जो है, क्योंकि उसका ऑर्डिनेंस तो जारी हो चुका है, उसके ऊपर अमल किया जाता है, तो इसमें क्या आपको अमर माने होगा हिस्सा लेने में? निज़ामी साहब देखें, जितने भी ऑर्डिनेंस होते हैं, कवानीन होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, वो एक आइन की चार दीवारी के अंदर ही हो सकते हैं। उससे तजावुज़ नहीं कर सकते, उससे मावरा नहीं हो सकते, उसके बाहर नहीं हो सकते। इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि 3 इलेक्शंस जो हैं, जिसमें सेनेट, नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली और सूबा असम्बली के इलेक्शंस सीक्रेट बैलेट के होने चाहिए। इसमें इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकती बात। या तो पीटीआई आइन चेंज कर लेता, और अगर वो चाहता 2-2.5 साल से हुकूमत थी, वो आइन का बिल लाता, तरमीम का, रिफॉर्म्स की, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, हम इसका सपोर्ट करते। लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि भाई आप सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी आप फ्री एंड फेयर करवाएं और ओपन करवाएं, दूसरे दीगर इलेक्शन भी ओपन करवाएं, अगर ओपन कराना इतना मकसूद है। नंबर 1। नंबर 2 कि पीटीआई की नीयत कि उनके कितना इनको ईमानदारी चाहिए, कितनी ओपननेस इलेक्शन में चाहिए या फेयरनेस चाहिए, वो तो डस्का में जाहिर हो गई। डस्का के धुंध के अंदर कम से कम ये बात क्लियर हो गई, पीटीआई का चेहरा हमको नजर आ गया साफ, धुंध में जो कुछ भी हुआ पीटीआई का चेहरा नजर आ गया। तीसरी बात ये सर कि देखें, जो फ्रेमर्स ने जब आपको ख़वातीन के और माइनॉरिटीज़ के आपको उन्होंने मेंबर्स कहते थे, उन्होंने कहा था प्रोपोर्शनली ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई वोट नहीं होगी। लेकिन सेनेट के क्योंकि 3-3 साल बाद होते हैं, उन्होंने कहा कि वोट करें, और उसके अंदर मकसद ये था कि नेशनल असम्बली के अंदर मिसाल के तौर पे मैं 60% वोट मेरी पार्टी लेके आती है, सीट लेके आती है, तो औरतों के इलेक्शन से या माइनॉरिटीज़ के इलेक्शन से वो 60% का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन सेनेट के अंदर एक बात डिफरेंट है, हुकूमत नहीं गिरती। सेनेट के अंदर ये है कि जो MPAs हैं उनको भी एक्सरसाइज करना देना चाहिए अपना जजमेंट। यस, ये बात दुरुस्त है कि पैसों की वजह से भी आगे पीछे लोग अपना वोट दे देते हैं, और पीटीआई ने एक वोट रिलीज करा है। लेकिन ये भी देख लीजिए कि पीटीआई ने जिसकी टेप रिलीज करी है, जो कौमी वतन पार्टी के सुल्तान महमूद खान साहब, वो अपनी पार्टी में लेके आए और उनको वजीर कानून बनाया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो कि इसलिए भी वोट नहीं देते कि ये आदमी सही नहीं है। मिसाल के तौर पर आमिर लियाकत कह रहे हैं कि हम हफीज शेख को वोट नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने फैसल वाडा साहब को टिकट दे रखी है, जो कि ओथ पे झूठ बोल चुके हैं कि मैं यूएस सिटीजन नहीं था, जिनकी 9 प्रॉपर्टियां आ चुकी हैं, अब तो हर बात अखबार में आ चुकी हैं, मतलब अनडिनाइबल प्रूफ है कि 9 प्रॉपर्टियां इनकी बाहर है, इन्होंने कभी नहीं बताया। जिन्होंने आज तक कभी मिनिस्टर बनने से पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले टैक्स नहीं भरा था। पीटीआई वाले अगर उनको दे रहे हैं, और कितनी बातें आ रही हैं कि अब्रो साहब को पैसे दे के इन्होंने टिकट दी है, यहाँ पर और लोगों ने पैसे दे के टिकट ली है, बलोचिस्तान में क्या हुआ ये आपको पता है। तो फिर MPAs को भी हक होना चाहिए ना कि वो कभी कभी पार्टी के लीडर को एक मैसेज भेज सकें विदाउट गवर्नमेंट गिराने के, कि आप ये जो कर रहे हैं खान साहब, ये गलत उस पे चले गए, आप ये बहुत ज़्यादा एरोगेंस पे या बहुत ज़्यादा यूनिलैटरल पे, उस इज़म पे चले गए। हमारी भी सुने, हर मर्तबा ATM जो है वो पार्टी के वर्कर से नहीं जीते, तो पार्टी के वर्कर के पास या पार्टी के मेम्बरान के पास फिर क्या चारा रह गया कानूनी तौर पर, मां सिवाय इसके कि वो सेनेट के अंदर वोट ना दे। लेकिन मिफ्ता साहब, एक तो सितमजरी हुई है ना आज कि इधर इनको तो फैसल वाडा साहब को तो इजाज़त मिल गई, लेकिन वो परवेज़ रशीद साहब जो हैं उनको फारिग कर दिया गया। तो ये एक किस्म का एक तजाद तो सामने आया, क्योंकि परवेज़ रशीद ज़रा खुल के बात करते हैं, बल्कि पास अपनी पार्टी की लाइन से भी हट के बात कर जाते हैं। वो कहते हैं मुझे इस चीज़ की सज़ा दी गई है, और वाडा साहब को किस चीज़ का इनाम दिया गया ये मेरे इल्म में नहीं। निज़ामी साहब, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये सज़ा ना परवेज़ रशीद को है या वाडा साहब को इनाम है, ये मुल्क के कौम को, पाकिस्तान को सज़ा है कि जिस दिन फैसल वाडा
इस मुल्क की सेनेट के इंतखाबात लड़ने के लिए एलिजिबल हो, उस दिन आपने परवेज़ रशीद जैसे एक सियासी वर्कर को 40 साल की इसकी सियासी खिदमात हैं, जमहूरियत के साथ खड़ा रहा है, मुशर्रफ की इसने जेल काटी हैं, ज़िया-उल-हक के भी ख़िलाफ़ ये खड़ा रहा है, कभी भी जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा रहा, कभी खुदा न खास्ता मतलब कोई वर्स्ट दुश्मन भी है वो परवेज़ रशीद के ऊपर एक पैसे की कोई हेरा फेरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। उस परवेज़ रशीद को जिसका पाकिस्तान की सियासत पे एक मुस्बत और बेहतरीन असर है, उसको आप इलेक्शन लड़ने से रोक रहे हैं और फैसल वाडा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और दीगर जो पीटीआई ने लोग वोट दे रखे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब ये मुल्क के साथ जाती है सर। ये एतराज़ नून लीग को क्या है वाडा साहब पे? वो उनका अपना पार्टी का मामला है, वो चाहे वाडा साहब को टिकट दें चाहे ना दें, कोई एतराज़ सॉलिड एतराज़ क्या बनता है मिफ्ताह साहब आपकी जानिब से? सर हम तो गए थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर, वो कॉपी अगर आप चाहें तो हम आपको भेज देंगे। 9 उनकी प्रॉपर्टियां लंदन में हैं जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं करी हैं, ये इनके नाम पे प्रॉपर्टियां हैं जो कि ये अनडिनाइबल डॉक्यूमेंट्स हैं। पीटीआई इसके बाद इससे पहले ये लोन डिफ़ॉल्टर्स थे, तो ये भी इन्होंने बात नहीं बताई। इसके अलावा इन्होंने लास्ट टाइम करा तो इन्होंने ओथ पे, यानी कि जो कसम खाई थी, इन्होंने स्वेयर करा था, ओथ उठाया था कि मैं किसी और मुल्क का शहरी नहीं हूँ, लेकिन थे। उसके अलावा कभी इस आदमी ने टैक्स नहीं दिया पाकिस्तान के अंदर जब तक कि इलेक्शन नहीं लड़ा, और अरबपति आदमी अल्लाह की मेहरबानी से। तो जब मेरी गुजारिश वाडा साहब से सिर्फ नहीं है, मेरी जो शिकायत है वो पीटीआई की एक सोच से है कि जहाँ पर एटीएम आए, चाहे वो पहले अब्दुल कादिर साहब हों बलूचिस्तान से, या अब्रो साहब हों सिंध से, या फैसल वाडा साहब हों या दीगर हों, जहाँ पर भी एटीएम आया है वो हमेशा किसी भी सियासी वर्कर के ऊपर उसको फौकियत दी गई है। इमरान खान की सारी ज़िंदगी निकली है एटीएम्स के साथ। और आप देखें ना कि आज अगर पाकिस्तान में दवाइयाँ महंगी हैं, वो इसलिए कि आमिर कियानी साहब को वज़ीर बनाया था। अगर उनको नहीं बनाते वज़ीर तो आज पाकिस्तान में दवाइयाँ महंगी नहीं होती। आज पाकिस्तान में चीनी इसीलिए महंगी है ना कि जहांगीर तरीन साहब के साथ में खुसरो बख्तियार के हाथ में आपने ये चीज़ें दी थी, इसीलिए चीनी महंगी है। आज पाकिस्तान में आटा इसलिए महंगा है ना कि आप बुज़दार साहब को करप्शन का मना नहीं करते, वरना आटा इतना महंगा नहीं होता। तो जब इमरान खान साहब हमेशा, अगर एक आदमी बोलता है कि मैं ईमानदार हूँ, तो हर इर्द गिर्द उसका जो आदमी होता है वो चोर क्यों होता है? आज अगर जुल्फी बुखारी को ये फ्री हैंड नहीं होता तो क्या पेशावर बीआरटी जो है वो 105 अरब रुपए तक होती? उस बीआरटी पे जिस पे हमने 27 अरब में बनाई थी लाहौर में, जिस पे आप हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे, उतनी लंबी बीआरटी, उसी लेंथ की बीआरटी आप 105 अरब में लगाते हैं और वहाँ पर आप नैब को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक देते हैं। तो ये आप मतलब ये चोरी और ऊपर से सीना जोरी नहीं है? जी निज़ामी साहब। जी मिफ्ताह साहब, ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये ज़रा आपके जो मखसूस सब्जेक्ट है आपका इकॉनमी, उसकी तरफ चले। आज ही ये खबर आई है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जिसको बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी कहते हैं, उसमें 27% तक कमी हुई। और भी अदाद शुमार जिस तरह हुकूमत ज़ाहिर कर रही है उससे मुख्तलिफ है। तो ये एक नज़र तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लोग ख्याल ये था कि इकॉनमी फिर भी कोई रिवाइवल के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो आज जो फिगर है इससे तो लगता है कि ये तो डाउनवर्ड स्लाइड अभी तक बरकरार है। सर गुजारिश ये है कि पीटीआई ने पहले बड़ी कोशिश करी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, जब वो नाकाम हुए तो उन्होंने वही करा जो उनको आता है, उस पर सियासत शुरू कर दी और एक नैरेटिव, एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो रज़ाक दाऊद साहब जो है वो हर महीने ट्वीट कर देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो एक्सपोर्टर्स को, हमने इस महीने लंदन के अंदर इंग्लैंड में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर दी, कभी हमने चेकोस्लोवाकिया में जुराबें बहुत ज़्यादा बेच दी, कभी हमने चिली में मोज़े ज़्यादा मतलब टी शर्ट ज़्यादा बेच दिए। लेकिन अगर आप टोटल एक्सपोर्ट्स का फिगर देखें तो इस साल भी जो है वो पिछले साल के मुकाबले में, पहले 7 महीने के मुकाबले में 3.5% कम है। और जो एक्सपोर्ट हम छोड़ के गए थे 2017-18 में 24.78 अरब डॉलर की, उस एक्सपोर्ट को पीटीआई 3 साल में नहीं पहुंच सकी है, जबकि 60%, 40% इन्होंने करेंसी डिवैल्यूशन करी है। तो जब आप अपनी दुकान का माल 40% सस्ता दें मगर फिर भी अगर आप सेल्स ना कर सकें तो ये कौन सी इसमें शाबाशी बनती है? तो ये ना एक्सपोर्ट बढ़ा चुके हैं, ना इन्वेस्टमेंट बढ़ सकी है। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, जो 11 रुपए का यूनिट था वो 24 रुपए का यूनिट बढ़ाया, जिस तरीके से इन्होंने गैस की कीमतें बनाई हैं, फिर इन्होंने वादा किया था पूरे पंजाब के और दूसरे
दीगर जगहों के एक्सपोर्टर्स को कि हम आपको गैस एक फिक्स रेट में देंगे, वो वादे खिलाफी करी, गैस उससे महंगी दे रहे हैं, आज गैस नहीं दे रहे हैं, उनकी लोड शेडिंग करी कराची के अंदर और दीगर जगहों पे। तो ये खिलवाड़ करा हुआ इन्होंने मईशत के साथ, और जितना डेफिसिट कर रहे हैं, बजट डेफिसिट जितना कर रहे हैं, रिकॉर्ड है 10,000 अरब रुपए का 3 सालों में इन्होंने बजट डेफिसिट कर दिया। और एक आखिरी गुजारिश ये कर दूं कि ये कहते हैं कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, ये बात दुरुस्त है, लेकिन किस तरह करा? 1 रुपया का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया, सिर्फ इंपोर्ट कम करा। वो ऐसा कहना है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दूं और आपसे कहूं कि देखें निज़ामी साहब, मैंने घर के अखराजात कम कर दिए। बिल्कुल सही है कि मैंने घर के अखराजात कम कर दिए, लेकिन जिन बच्चों को मैंने स्कूल से निकाल दिया, मेरे बच्चों को, उनका तो मैंने मुस्तकबिल तारीख कर दिया। तो इस तरह ये इंपोर्ट बंद करके, इंडस्ट्रियल इंपोर्ट बंद करके, कारखाने बंद करके, दूसरी चीज़ें कर इंपोर्ट कम कर रहे हैं, बोलते हैं कि हमने अच्छा कर लिया। मईशत जो है वो मनफी 0.4% लास्ट ईयर थी, इस साल 1.5% होगी। अब तक 40 लाख नौकरियां पीटीआई के ज़माने में, इमरान खान जिस दिन से हलफ उठाया उसके बाद से 40 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। 1 करोड़ लोगों को आप खतरे गुर्बत से नीचे भेज चुके हैं, और फिर आपको 4 लंगर खाने खोल के आप उस पर इतरा रहे हैं। मतलब मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज़्यादा मायूब बातें हैं जो पीटीआई कर रहा है। जी मिफ्ता साहब, जी मिफ्ता साहब, एक और डेवलपमेंट हुई। ये ख़बर रिपोर्ट हो रही है कि ब्रॉडशीट ने 20,000 पाउंड शरीफ फैमिली को अदा किए हैं, और जो उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी ब्रॉडशीट का जो केस था उसमें, उसकी जो केस वापस लेने पे लीगल फ़ीस के अखराजात अदा किए हैं। एक तो ज़रा ये बता दें ये कितनी मुस्तनद है, इसकी तायद या तरदीद कर दें, और दूसरा ये असल पिक्चर है क्या, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने भी इस पर अपना रिएक्शन तो दिया है। जी, गुजारिश है कि जी मैंने भी सुना है, और मैंने मुस्लिम लीग के अपने चैनल से भी सुना है, तो इसका मतलब है कि मेरे ख्याल से खबर तस्दीक शुदा है। ये इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि ब्रॉडशीट ने $20,000 शरीफ फैमिली को जुर्माना के तौर पे दिए, क्योंकि उन्होंने उनको गलत केस में इम्प्लिकेट किया था। लेकिन जो ब्रॉडशीट के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए हमको, कि इनको आपने $29 मिलियन दे दिए, और आप ये देखिए कि इसके अंदर पहले ये बात आई कि किसी साहब ने 20% उनसे मांगे, कट मांगा कि जो पैसे आपको हुकूमत देगी उसका 20% हमको देना। एक ये बात हुई। उसके बाद फिर जो मीटिंग करवाई डेविड रोज साहब ने, उससे वो 2.5 लाख पाउंड उसके मांगे गए, जो शहजाद अकबर साहब से मीटिंग हुई। उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान, सर मैं वज़ीर ख़जाना भी इस मुल्क का रह चुका हूँ, पाकिस्तान की किसी एम्बेसी के अंदर $25 मिलियन नहीं पड़े होते, कि इतने पैसे हमारे पास नहीं है। हमारी 100 एम्बेसियाँ हैं, वहाँ पे $40-50 हज़ार पड़े होते हैं। जब कोई बड़ी खर्चा आ जाता है, उनको अगर कोई बेचारों को अगर एक्सपोर्ट की वो भी करनी होती है, एग्जीबिशन में भी हिस्सा लेना होता है, तो हमको यहाँ से पैसे भेजने पड़ते हैं। तो उस लंदन के एम्बेसी के अंदर $25 मिलियन क्यों रखे हुए थे जो फ्रीज हुए? मैं ये कहता हूँ कि ये जानबूझ के रखवाए थे ताकि पैसे जा सकें, और इसके अंदर कट लिया हो गया, और इस किस्म से भोंडे तरीके से केस लड़ाए कि हम ये केस जानबूझ के हारे। ये पहले भी हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, और ये भोंडे तरीके से केस लड़ा गया है। एक पैसे का काम ब्रॉडशीट ने नहीं करा। ये बैंकरप्ट कंपनी थी जिसको बैंकरप्सी से निकाला गया है, और ये पूरा सोचे समझे तरीके से 2 चीज़ें करी गई हैं। एक, कोशिश करी गई कि नवाज शरीफ को बदनाम किया जाए, और दूसरा ये कि जो पीटीआई का अब वो हो गया, वतीरा हो गया कि वो चोरी कर ले इसमें से, तो $25 मिलियन में से कुछ इनको भी कट मिल गई होगी। इसके अलावा और हुआ ये कि देखें, नवाज शरीफ की भी अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली, आज भी $20,000 उनको जुर्माना देना पड़ा, और पाकिस्तान हुकूमत के जो लोगों के पैसे जो थे, हमारे $25 मिलियन चले गए। और क्या सामने बात आई कि आपके लोग गए, उनसे कोई 20% कट मांग रहा है, कोई 2.5 लाख पाउंड मांग रहा है, और वो फिर डेविड रोज जो शहबाज शरीफ के खिलाफ लिख रहे थे, वो भी जज ने आपको दिखा दिया कि वो झूठ लिख रहे थे। तो देखिए, ये झूठ के पैर नहीं होते। कभी ना कभी आप 1-8 साल तक ये झूठ के बयान ये चला सकते हैं। आपके पास एंकर्स होते हैं, आपके पास ट्विटर के अकाउंट्स होते हैं, फेक अकाउंट्स, बॉट्स, और आप 1-2 साल तक ये झूठा बयान कर सकते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, ये है, वो है, लेकिन उसके बाद फिर कोई सबूत नहीं है। आपने आज तक ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ ने चोरी कहाँ करी है। हाँ, ये आपने कहा था कि उसने लाहौर बीआरटी में 25-27 अरब में जो बनाई थी उसमें चोरी थी, फिर आपने 105 अरब में वही बीआरटी बना ली, और फिर उसके बाद अब आप बोलते हैं नैब नहीं जाओ। तो ये अब तो लोगों को ये बात पता चल गई है ना कि अगर नवाज शरीफ के ज़माने में इतनी चोरी हो रही होती तो फिर आज चीनी डबल पैसों में क्यों बिक रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब। आपका एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ज़रा इस पे बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने वज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी के लाहौर से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेट इंतखाबात को लेकर जहां दीगर जमातें मुतहर्रिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतहर्रिक है। पेशावर में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुलाकात की गुज़श्ता रोज़, 20 अरकान वहाँ से गायब थे। फिर यार मोहम्मद रिंद साहब का बयान भी सामने आया। फिर आज वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने मुआवनीन खुसूसी और वज़रा के साथ मीटिंग की। ये ख़बर आई कि जो वज़रा और मुआवनीन खुसूसी हैं वो लाहौर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इसके साथ साथ सिंध से भी एक आवाज़ उठी और साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनकी जानिब से एक इंकशाफ किया गया और कहा कि 35 करोड़ रुपए लेकर जो टिकट है वो सेनेट की एक साहब को दी गई, अबड़ो साहब को। निज़ामी साहब, ये आवाज़ें उठ रही हैं, ये होता तो है इलेक्शन से पहले जो आपके साथी होते हैं या अलाइज होते हैं वो किसी हद तक आपको अपनी वक़्त दिखाते हैं, लेकिन एक सीनियर पॉलिटिशियन और एक साबिक वज़ीर आला की जानिब से इस तरह का बयान सामने आना, ये क्या वही सियासी, ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जी? नहीं, ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। इसकी टाइमिंग बड़ी सीरियस है, क्योंकि सेनेट के तरीके इंतखाब को बदलने की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, जदोजहद कर रही है कानूनी और आइनी तरीक़ों से। उसमें उनका इमरान खान का इस्तेदलाल यही है कि करप्शन को रोकने के लिए सेनेट के इलेक्शन के मौके पे ऐसा किया जा रहा है। लेकिन अगर ये बात जतोई साहब से पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं। जतोई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने किस कॉन्टेक्स्ट में इंतखाब किया? बस मैं तो ये सीधी सी बात करना चाह रहा हूँ। आरिफ निज़ामी साहब, आप मुझे जानते हैं, मैं खामखा किसी पे कभी इल्ज़ाम लगाता हूँ ना कभी मैं इस तरह से कभी किसी चैनल पे आया हूँ तो आपका नाम सुना तो मैंने कहा बड़ी पुरानी वापस की है, वो मैं इंतजार नहीं कर सकता। देखे ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे एक आदमी 6 महीने पहले हमारी पार्टी में आया और उसको पैराशूट के जरिए लेके आके इस तरह से उसको, देखे ना, सिंध में ना पार्लियामानी बोर्ड बना, ना किसी की एप्लीकेशंस कहीं, ना किसी से कोई डिस्कशन हुई। देखें ना, पार्टियों में आप भी माशाल्लाह निज़ामी साहब रहे हैं, आपको तो सारा इल्म है कि ये पार्लियामानी बोर्ड बनता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर ये एक पार्टी का जो एक सिस्टम होता है वो ये होता है कि सब कुछ में प्रोसेस होता है जो एक जो मुनासिब फैसला हो, सबके कॉन्सेंसस से चले, ना हो सबके कॉन्सेंसस से, फिर भी मेजॉरिटी जो क्या है तो उसका फैसला होना चाहिए। किसी को ना बताया गया, ना किसी से बात की गई, ना किसी से मशवरा किया गया। और ये सेनेट की टिकटें आला बैठ के गवर्नर हाउस में 2-3 लोगों ने फैसले कर दिए कि जी ये उसको, ये उसको। और वो एक आदमी मशकूक आदमी है, वो पीपल्स पार्टी में रहा है, वो एक कंट्रैक्टर है। अभी देखिए ट्राइब्यूनल ने उनका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि 3 आदमी बैठ के सिंध के फैसले करे और हमसे पूछा ना जाए। तो ये एक कौन से 3 आदमी है जतोई साहब? बस वो आपको तो पता होना चाहिए ना, ये 2-3 आदमी तो हैं, ये गवर्नर हाउस में होते हैं फैसले, तो 2-3 बंदे हैं जो ये बैठ के फैसले करते हैं। किसी को इल्म नहीं, न प्रपोजर, न सेकेंडर का, न किसी को इल्म, न कोई इलेक्शन का प्रोसेस हो, कोई तरीकाकार होता है। बहरहाल सारी दुनिया कह रही है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ कि ये ठेकेदार है, उसने पैसे देके तो सेनेट का टिकट बना। मुझे बताइए अहलियत क्या है उसकी, पार्टी के अंदर क्या कुर्बानियां हैं? 6 महीने हुए पहले वो आया है, उसको किस तरह से सेनेट का टिकट दिया गया? लेकिन कोई कंसिडरेशन तो होगी ना। और इंटीरियर सिंध में हम लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, हमसे कोई ना मशवरा किया जाता है, ना हमसे कोई बात की जाती है। और ये 3 लोग हैं उधर बैठे हुए सारी सिंध को चला रहे हैं। निज़ामी साहब जी, हेलो जी, जतोई साहब आपकी आवाज़ आ रही है। निज़ामी साहब जी, निज़ामी साहब, मैंने तो बताया आपको कि ये बहुत ही सीरियस मामला है। ये फैसल वाडा साहब भी तो इसी जमरे में आते हैं। हाँ, वो मेंबर भी है नेशनल असेंबली के, माशाल्लाह सिटिंग मिनिस्टर भी हैं। और उसके बाद जो है फिर भी उसको टिकट, मैं ये कहता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि भाई कराची भी हमारा हिस्सा है इसका, लेकिन हर चीज कराची वालों के लिए इज्जत और एहतराम है। लेकिन हमसे मशवरा तो किया जाता, हमसे पूछा जाता, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते हम लोग के ये टिकट जो है वो किसी इंटीरियर के बंदे। जतोई साहब शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट आई है कि आप अपने इल्ज़ाम का सबूत दें कि किसने 35 करोड़ रुपए लिए हैं, और अगर आपने
सबूत ना दिया तो पार्टी आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो आप कह रहे हैं कि अबड़ो साहब को 35 करोड़ के एवज टिकट दी गई, किसने लिए हैं पैसे? ये पार्टी भी पूछ रही है। मुझे ये पता नहीं है, लेकिन देखे ना, भले मुझसे मेरे खिलाफ एक्शन ले, मेरा क्या एक्शन लेगी? मैं एक सीधा सा आदमी हूँ, मैं एक वर्कर आदमी हूँ, मेरा एक्शन भली ले, लेकिन JIT करें ना, JIT करवाएं। बंदा हो हमारा हो, एक भले इनका कोई आदमी बैठे, JIT करवाएं, 5 मिनट में फटाफट से बताएं कहाँ मिले, मेरे खिलाफ क्या एक्शन नहीं ले लें। मैं हकीकत सारी दुनिया कह रही है, मैं अकेला आदमी नहीं हूँ। ये आप देखें, आज एंकर तो देखते हैं, कोई मैंने खुद सुना है कि क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं, हर आदमी बोल रहे हैं, मैं सब तो नहीं। अगर मुझ पर एक्शन लेना है बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। जी हाँ। और जितोई साहब, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सेनेट के मामले में जो प्रोसेस है वो ऐसे ही कुछ रहा है, और ये नहीं आर्बिट्ररी तरीके से लोगों को टिकट दे दिए, किसी को नहीं दिया। फिर दूसरा ये है कि पार्टी के हालात जो हैं वो अजीब हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब पेशावर गए, 20 MNAs और MPs गैर हाजिर थे, और सरदार मोहम्मद रिंद जिनका तल्लक बलूचिस्तान से है, वो कोऑर्डिनेशन के वजीर भी हैं वफाकी सतह पर, और उसके साथ सूबे में भी वजीर हैं। वो कहते हैं मुझे 5 मिनट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से नसीब नहीं होते। तो ये इस किस्म की चीज़ों से तो डिमोरलाइजेशन पैदा होती है एक हुकूमत के अंदर और एक पार्टी के अंदर, बिलखुसूस जो रिश्तेदार हो, जो आला अहदेदार हैं, वो मिल ही नहीं पाता। जी देखिए, मैं तो इमरान खान को बता देता हूँ कि देखें, पार्टी को साथ लेते हैं, अच्छे लोगों को साथ ले आए, वो उनके साथ बैठे हैं, उनको पार्टी के जो मामला में उनमें मशवरा किया जाए, उनसे बैठ के एक तरीकाकार लाइन ऑफ एक्शन बनाया गया है, ताकि हम लोगों तक डिलीवर तो कर सकें। देखें ना, अगर 4-5 लोग बैठ के ये फैसले करेंगे तो उसका असर यही देखें ना। बस मुझे बता रहे हैं, मुझे पता नहीं कि 20 लोग नहीं आए। जी ठीक है। लियाकत जितोई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने।